मेरे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, क्या बात है, कितना खुश हो रहे हो। चैप्टर खत्म होने वाला है। ये 4 चैप्टर कंप्लीट। अलग ही स्वैग है मेरे बच्चों का, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया। आज के क्लास में हम लोग बस एक छोटा सा फोर्स डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन क्लास आगे बढ़ाने से पहले मुझे ऐसा लगा कि एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पढ़ाई है वो शायद आप लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन देकर जा सकती है। क्या कंफ्यूजन, वो मैं यहां पर पहले क्लियर कर देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन आप लोगों के मन में यह होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर ही काम करेगी। क्या ये आपके मन में सवाल आया? मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें मात्र 2 एटम है, क्या ये उन्हीं के लिए अप्लाई करेगी? दूसरा सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि क्या ये सिर्फ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करेगी? फॉर एग्जाम्पल, क्या ये सिर्फ H2, Li2, Be2, क्या ये सिर्फ इनके लिए अप्लाई करेगी? यही आप लोगों ने पढ़ा है और यही आप लोगों ने एनसीईआरटी से सीखा है और यही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो गाइस ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैन बी applied for homonuclear and heteronuclear molecules, can be applied for diatomic and can be applied for polyatomic molecules, can be applied for homonuclear, heteronuclear, diatomic एंड पॉलीएटॉमिक। मतलब ये सब के लिए अप्लाई होगी। दैट मीन्स अगर आप इसे O2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इसे O3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसे Cl2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इसे HCl के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसे CO के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप इसे CN के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये सभी मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल होगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन का कोई ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मर्ज हो रहा है तो उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। देयर एनर्जी शुड बी ऑलमोस्ट सेम। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर आपको मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। मैं यहां पर चाहता हूं कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप कैसे बनाओगे। देखिए, तो यहां पर मैंने बनाया एनर्जी लेवल डायग्राम, ये मैंने बनाया कार्बन, ये मैंने बनाया ऑक्सीजन, ये कार्बन का 1s, ये ऑक्सीजन का 1s। यहां पर आप लिखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2px, 2py, 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक्साइटेशन कुछ भी नहीं करना है, समझ में आ रही है? वरना तुम इलेक्ट्रॉन को उछाल के यहां ले जाओ, यहां इसकी जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का भी 1s होगा भरा हुआ, 2s होगा भरा हुआ। बस चेंज क्या आएगा, इसके 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2py, 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो भैया इसका 1s, इसका 1s ओवरलैप होगा। सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन। मैं ज्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को पता है ये बात। जब आप यहां पर 2s पर जाओगे तो यहां पर 2s और यहां पर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से मर्ज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से मर्ज हो जाएगा।
अब यहां पर अपन आएंगे P पर, तो क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहां पर आपको 2pz नीचे बनाना होगा, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहां पर एक ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो आपने जो फंडा सिखाया था कि सर इसका जो 2pz है वो नीचे आना चाहिए, तो फिर बेटा कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आप हेट्रोन्यूक्लियर यानी ऐसा मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हो जिसमें दोनों एटम अलग अलग हैं, तो यहां पर फिर वो रूल फॉलो नहीं होगा। मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपके हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपके पास में हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास में हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो हमेशा ध्यान रखना 2s और 2p की एनर्जी में बहुत फर्क होगा। समझ में आ गई बात आपको? 2s और 2p की एनर्जी में फर्क तो होगा, लेकिन आपको यहां पर अपने मेथड से चलना है। मतलब कि जो कायदा कहता है कि पहले 2px और 2py आएंगे, तो वो बिल्कुल वैसे ही आएंगे। तो यहां पर आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर इनसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz की होगी, फिर इससे ज्यादा एनर्जी पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py की होगी, और उससे ज्यादा एनर्जी फिर आपके सिग्मा स्टार 2pz की होगी। समझ गए आप बात को? तो जब कभी भी हेट्रोन्यूक्लियर आएगा तो आप यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे जो अपन कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम वगैरह के लिए यूज करते थे। चलिए इनके इलेक्ट्रॉन्स बनाइए। ये कार्बन लेकर चल रहे थे, ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के अंदर 1 और 2, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिए, ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो गिनो, बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, बॉन्डिंग में 10 है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 4, तो 10 में से 4 गए डिवाइडेड बाय 2, तो 6 में से 2 गए तो 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3। और आप लोग जानते ही हो कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 बॉन्ड होते हैं, और ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात आप लोगों को प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे गुलगुलो? कोई दिक्कत? पक्की बात? चलिए, तो ये मेरे को आपको एक छोटी सी बात बतानी थी तो मैंने आपको बता दी, वरना एनसीईआरटी के हिसाब से तो आप सिर्फ H2O2 N2 इसी का ये निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग किसी भी बड़े मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं, भले ही वो होमोन्यूक्लियर हो, यानी कि सारे एटम एक जैसे हो, O2 H2 N2 F2, या हेट्रोन्यूक्लियर हो जैसे CO CN है ना, HCN, इन सब के लिए भी आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया फोर्स जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे तो जो हमारा अगला चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर बहुत डिटेल में हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, पर यहां पर नाम आ गया है तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझना बात को प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोगों ने जो आयोनिक बॉन्ड बने, जो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े, ये सारे बॉन्ड इंट्रा एटॉमिक बॉन्ड्स कहलाते हैं। कौन से? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। व्हाट आर इंट्रा मॉलिक्यूलर? इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल मुझे ऊपर से दिख रहा है। अब मैं इसको यहां से देख रहा हूं कि अच्छा ये वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर मैं जब इसके देखूंगा तो देखूंगा इसके अंदर कौन से बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा बॉन्ड है? इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाते हैं, और इन बॉन्ड्स का नाम है आयोनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, और एक बॉन्ड अपन क्लास 12th में पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और थोड़ा सा इसको हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी देखेंगे। तो ये 3 प्रकार के बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाते हैं। दे आर वेरी स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। दे आर वेरी
स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो आपने वाटर का मॉलिक्यूल तो बनाना सीख लिया, लेकिन अब जरा अपन इस रियल वर्ल्ड में आते हैं। इस रियल वर्ल्ड में आपको ये वाटर कैसा दिखता है? इस रियल वर्ल्ड में आपको ये वाटर या तो इसके सॉलिड फॉर्म में दिखेगा जैसे कि आइस, या तो ये आपको इसके लिक्विड फॉर्म में दिखेगा जैसे कि जो लिक्विड वाटर होता है, या आपको ये इसके वेपर फॉर्म में मिलेगा जिसको आप कहते हैं वाटर वेपर, यानी कि आपको ये इसके गैसियस फॉर्म में मिलेगा। तो यानी कि देखा जाए तो एक प्रकार का मॉलिक्यूल या एक टाइप का कोई सब्सटेंस अपने 3 फिजिकल स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल ये 3 प्रकार की फिजिकल स्टेट कब ऑक्यूपाई करेगा? ये सॉलिड, लिक्विड और गैस कब बनेगा? हम लोग सब जानते हैं ये सॉलिड कब बनेगा? जब वाटर के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास अटैच्ड हो। ये लिक्विड कब बनेगा? ये सॉलिड बन गया। ये लिक्विड कब बनेगा? जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर हो जाएं एक दूसरे से। और ये वेपर कब बनेगा? जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर निकल जाएं तो ये वेपर्स बन जाएगा। तो बेसिकली ये आपके सामने एक वाटर का मॉलिक्यूल है। तो किसी एक मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली बनाने के लिए इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की जरूरत होती है, जैसे आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को, एक जैसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को, लाखों, करोड़ों, अरबों मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखने के लिए अगर ज्यादा टाइटली जोड़ दिया तो वो सॉलिड का रूप ले लेगा, नॉर्मली जोड़ा तो लिक्विड का रूप ले लेगा, और बिल्कुल ही जोड़ना ही रह गया या ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाए और ये बहुत ज्यादा दूर चले गए तो ये गैस बन जाएगा। तो ये फिजिकल स्टेट्स अचीव करने के लिए, किसी भी एक सॉलिड को फिजिकल स्टेट अचीव करवाने के लिए, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस अचीव करवाने के लिए जो हमारे पास में फोर्स होते हैं उनको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नाउ व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटर का मतलब होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, फॉर एग्जांपल अपने स्कूल का अपन नाम रख लेते हैं एमसीबीसी स्कूल। आपका स्कूल का नाम क्या है? एमसीबीसी स्कूल। अब ये एमसीबीसी स्कूल के अंदर 4 हाउसेस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये 4 हाउस जब आपस में कंपटीशन करेंगे तो दूसरे स्कूल वाले बच्चे देखकर क्या बोलेंगे? इनके स्कूल के अंदर कंपटीशन हो रहा है, मतलब वो इंटरा स्कूल कंपटीशन है, स्कूल के बच्चे आपस में ही कॉम्पीट कर रहे हैं। लेकिन जब एमसीबीसी स्कूल का कंपटीशन बीएसडीके स्कूल से होगा, पीकेएमबी स्कूल से होगा, सीकेएमबी स्कूल से होगा, तो जब ये आपस में जब कॉम्पीट करेंगे अलग अलग स्कूल के बच्चे तो वो इंटर स्कूल कंपटीशन हो जाएगा। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल के अंदर वाले बॉन्ड्स या फोर्स इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स या फोर्स कहलाते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अगर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और अगर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? और प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया प्यारे बच्चों को? पक्की बात? चलिए, तो यहां पर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन कर देते हैं और आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की यूटिलिटी समझ गए। भैया अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगा तो आपका मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये देखो, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स तो छोड़ दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो ये सॉलिड है, ये बोर्ड सॉलिड है, टी शर्ट सॉलिड है, मैं सॉलिड हूं। तो क्यों? क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रांगली बाइंडेड है। लेकिन अगर अपन पानी की बात करें, चाय की बात करें, जूस की बात करें, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, फ्रूटी की बात करें, माजा की बात करें,
ऑरेंज जूस की बात करें, कोल्ड कॉफी की बात करें, तो ये जो चीजें हैं इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े थोड़े दूर है, मतलब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है थोड़ा कमजोर है। और अगर अपन बात करें डीओ की, गैस की, परफ्यूम की, जो इस रूम में फैले हुए हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ intermolecular force, is a type of intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction that is present between, अब क्योंकि नाम में हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए, that is present between हाइड्रोजन of one molecule, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन होगा, यानी एक मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हाइड्रोजन होगा, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, यानी दूसरे मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो दूसरे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। फॉर एग्जाम्पल टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से? फोन। टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन कौन से प्यारे बच्चों? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर किसी एटम के पास में नाइट्रोजन है और ये कुछ ऐसा है, मान लो अमोनिया है, तो इस एटम का, इस मॉलिक्यूल का यानी वाटर का हाइड्रोजन और ये अमोनिया का नाइट्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है ये कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या समझ में आई आपको? तो इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that is present in between hydrogen of one atom and electronegative atom, and electronegative atom कौन कौन से? and electronegative atom either F, either O, either N of other molecule, and such type of force and such type of force of attraction and such type of force of attraction is called as hydrogen bonding। और इसी टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? फटाफट से इसकी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल करके देख लेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, ठीक है? चलिए, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, डेफिनेशन क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको रब कर दूंगा मैं फटाफट से, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर नाउ। मान लीजिए आपके पास में हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, तो दिस इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। फिर इसके पास में एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड आ गया, फिर इसके पास में एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड आ गया। तो आपने देखा यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन फ्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्योंकि फ्लोरीन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हम लोग सब जानते हैं इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट किस तरफ होगा? फ्लोरीन की तरफ होगा। ये मैंने वेक्टर क्वांटिटी डायपोल मोमेंट बता दिया है, मैं आपको सिखा चुका हूं। यहां पर भी सेम केस होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये वेक्टर क्वांटिटी बना दी मैंने डायपोल मोमेंट इस तरफ से। अब यहां पर आप खुद ही देख सकते हो कि यार ये पार्शियल नेगेटिव एंड है, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है, तो अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो यहां पर हाइड्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फ्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। इनके बीच में इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा जो इन तीनों मॉलिक्यूल्स को, अब क्या करेगा? इस तरीके से जोड़ के रखेगा। इन तीनों मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से क्या करेगा? जोड़ के रखेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, इसे ही बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? और इसके बारे में एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली when hydrogen is in contact with top 3 electronegative elements, that is F, O, N। ये सिर्फ प्यारे बच्चों तभी बनेगा, इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखना, ठीक है?
कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की, पक्की बात। चलिए इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप लोग, पक्की बात। ये ऐसा वाटर के अंदर भी दिखेगा, कैसे दिखेगा देखो, ये एक ऑक्सीजन बनाया मैंने, ये मैंने बनाया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ना ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब आप यहां पर देखो इस ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहां है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इस तरीके से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो बॉन्डिंग है ये क्या कहलाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर ये आगे वाले किसी ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा, ये आगे वाले किसी ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा, ये किसी हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाएगा, ये किसी हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाएगा। और इसको हमेशा इस तरीके से डॉटेड लाइन से ही बनाया जाता है, हमेशा इस तरीके से डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, ताकि आपके कोवेलेंट बॉन्ड जो आपके ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसमें और इन तरीके के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में आपको या फोर्स में आपको फर्क दिख सके। ठीक है, जल्दी से इसका नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए एक आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है। पहली होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कितने तरीके की बॉन्डिंग होती है, इंट्रा और इंटर। अभी मैंने आपको समझाया था, इंटर का मतलब क्या होगा, इनसाइड, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर भी ये बॉन्डिंग हो सकती है। और इंटर का मतलब क्या बताया मैंने आप लोगों को, बिटवीन। तो यहां पर बिटवीन का मतलब क्या है, व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग is formed in between two different molecules, यानी जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बने। फॉर एग्जाम्पल अपन यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां पर नाइट्रोजन है और यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन है, मतलब मैंने यहां पर बनाया है अमोनिया। तो यहां पर आपके पास में फिर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल आ गया, फिर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल आ गया, और फिर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल आ गया। तो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि 1 2 3 और 4 अलग अलग नाइट्रोजन्स ने, है ना, आप समझ गए बात को। चलो इसको मिटा देते, क्या को इतना कंफ्यूजन लेना। ये देखो इस 1 2 और 3, ये 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इंट्रा का मतलब क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इनसाइड अ मॉलिक्यूल, यानी जब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही ये बन जाए तो क्या करोगे। अब आपने बोला कि सर आपने तो बोला कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड ही होते। तो हाँ, वो बॉन्ड है, ये फोर्स है। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नाम दिया, लेकिन ये फोर्स है। अब देखो ये कैसे बनेगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास में यहां पर एक बेंजीन की रिंग है, यहां पर एक N है, डबल बॉन्ड O, यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा है NO2, और यहां पर मेरे पास में एक फिनॉल ग्रुप है OH। अब जरा इस मॉलिक्यूल को देखो। अभी इस मॉलिक्यूल का बस मैं नाम लिख देता हूं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये O है, आप थीटा मत समझना, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। अब यहां पर आप देखो कि ये जो नाइट्रोजन के पास में जो ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहां पर जो हाइड्रोजन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर ही, भाई ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, ये बेंजीन है,
यहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ और यहां पर OH लगा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस OH का H और इस NO2 का O आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे और ये क्या बन गया, ये बन गया एक प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बना? नहीं, ये तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग एटम्स के बीच में बन गया। तो ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम में आता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की जान है, तो इसको जितना मैंने पढ़ाया उतना ध्यान से देख लीजिए। अब अगर पूरे चैप्टर के अंदर कोई डाउट आता है तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं 1-2 दिन का वेट करूंगा। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जब कंप्लीट होगा फिर थर्मो और फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी अपने पहला वॉल्यूम अपन कंप्लीट करने की ओर बढ़ जाएंगे। तो प्लीज गाइस इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पूरी केमिकल बॉन्डिंग सीरीज अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, वीडियोस को लाइक किया करो, देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताया करो कि कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में जो मैं नए वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि मैं एक बार पहले भी प्रीवियस सेशंस के वीडियोस बना चुका हूं और नए वीडियोस उनसे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा डिटेल में है, ज़्यादा हायर लेवल पर है, तो आपको अच्छे क्वालिटी वीडियोस मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशन डेवलप करी है, एप्लीकेशन पे हम लोग वीकली टेस्ट करने वाले हैं, वीकली क्विज करने वाले हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल पे सब्सक्राइब रहोगे। अगर आप सिर्फ सर्च करके पढ़ लोगे और बंद कर दोगे तो फिर आपको जो एडवांटेज मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है वो शायद नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बढ़ते हैं आगे। अगले चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।